WBC जो होता है उसका 3 मेन फंक्शन है। एक है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस में क्या होता है, WBC जो है जो भी जर्म्स और बैक्टीरिया होता है उसको एनगल्फ कर जाता है, मतलब खा जाता है। और ये फैगोसाइटोसिस जो WBC परफॉर्म करता है वो WBC का नाम क्या है? WBC का नाम है न्यूट्रोफिल्स। अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन मतलब होता है सूजन, कहीं पे अगर क्या हो जाए इन्फ्लामेशन अगर हो जाए, जैसे सूजन हो जाए, इन्फ्लामेशन में क्या बोल सकते हैं, स्वेलिंग, रेडनेस, ये सबको इन्फ्लामेशन बोलते हैं, मतलब सूजन होना। या कहीं पे तुमको दर्द दे रहा है तो वहाँ पे क्या करता है, ये WBC जाता है और जिस जगह पे वो डैमेज पहुंचा है वहाँ पे भी क्या हो सकता है, जम्स का अटैक हो सकता है। तो ये WBC वहाँ पे भी जाता है और उस जम्स को एनगल्फ कर जाता है। उसके अलावा अगर सुन लो वहाँ पे कोई, जहाँ पे स्वेलिंग या रेडनेस या पेन मतलब तुमको हो रहा है, अगर सुन लो वहाँ का कोई सेल डैमेज हो गया है तो उस डेड सेल को भी क्या करता है, WBC उसको भी एनगल्फ कर जाता है। मतलब ये बाहर का जम्स को तो एनगल्फ करता ही है, जो हमारे बॉडी का जो सेल्स है जो डैमेज हो चुका है, मतलब जो आपको काम का नहीं है, उसको भी क्या करता है, वो एनगल्फ कर जाता है। तो जहाँ पे भी स्वेलिंग, रेडनेस या पेन होगा वहाँ पे क्या कौन पहुँच जाएगा, WBC पहुँच जाएगा। एनगल्फ मतलब खा जाना, ठीक है, निगल जाना। तो यहाँ पे कौन सा WBC पहुँचता है, एक है मोनोसाइट्स और एक तो है न्यूट्रोफिल्स। तो जब भी कभी आपका बॉडी में सूजन होगा या रेडनेस होगा या पेन होगा तो वहाँ पे कौन सा WBC पहुँचेगा, मोनोसाइट्स भी पहुँचेगा और न्यूट्रोफिल्स भी पहुँचेगा। न्यूट्रोफिल्स के बारे में तो आपको पता है कि जम्स को क्या करता है, खा जाता है। और मोनोसाइट्स का भी वही फंक्शन है, ये भी क्या करता है, ये भी जम्स को एनगल्फ कर जाता है। तो यहाँ पे आप एनगल्फ भी लिख सकते हो या इंजेस्ट भी लिख सकते हो। तो WBC क्या करता है, वहाँ पे जम्स को एनगल्फ कर लेता है। कौन कौन सा WBC, मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। उसके अलावा WBC का एक तीसरा फंक्शन भी है, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज क्या, एक तरह का प्रोटीन है। ये प्रोटीन WBC किसके खिलाफ प्रोड्यूस करता है, जम्स जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है उसके खिलाफ। जम्स जो प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहा है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा WBC भी उसके खिलाफ एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो हमारा जो WBC है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज। किसके खिलाफ प्रोड्यूस करता है, एंटीजन के खिलाफ। प्रोड्यूस फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट एंटीजन ऑफ जम्स और बैक्टीरिया। जब भी हमारा बॉडी में कोई जम्स और बैक्टीरिया इन्वेड करता है, इन्वेड मतलब एंट्री करता है, तो वो जम्स और बैक्टीरिया हमारे बॉडी को हार्म करने के लिए क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीजन, मतलब वो भी एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। तो उस प्रोटीन को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा बॉडी भी, मतलब हमारा WBC भी एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम क्या है, एंटीबॉडीज। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि एंटीबॉडीज कौन सा WBC प्रोड्यूस करता है। तो एंटीबॉडीज जो WBC प्रोड्यूस करता है, ये एंटीबॉडीज जो WBC प्रोड्यूस करता है उस WBC का नाम है लिम्फोसाइट। क्या नाम है, लिम्फोसाइट। एंटीजन का एक दूसरा नाम क्या है, टॉक्सिन, जो कि कौन प्रोड्यूस करता है, जम्स और बैक्टीरिया। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारा बॉडी का जो WBC है वो क्या प्रोड्यूस करता है, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज को एंटी टॉक्सिन भी बोलते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स जो है वो एक स्पेशल सेल के द्वारा प्रोड्यूस होता है जिस सेल का नाम है मेगा कार्योसाइट। और ये मेगा कार्योसाइट नाम का सेल कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो में। समझ में आया। और ये जो ब्लड प्लेटलेट्स है इसका लाइफ स्पैन कितना होता है, 3 से 5 डेज। 1 मिलीमीटर क्यूब में आपको कितना ब्लड प्लेटलेट्स मिल सकता है, अगर आप ब्लड का अगर 1 मिलीमीटर क्यूब लो तो उसमें आपको 2 लाख से लेकर 4 लाख आपको क्या मिल जाएगा, ब्लड प्लेटलेट्स मिल जाएगा। और ये डिस्ट्रॉय कहाँ जाके होता है, स्प्लीन में जाके मर जाता है। तो जब इसका आखिरी टाइम आता है तो ये स्प्लीन में जाके मर जाता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, क्लॉटिंग करना। क्लॉटिंग का एक दूसरा नाम क्या है, कोगुलेशन। तो क्लॉटिंग मतलब क्या होता है, क्लॉटिंग का मतलब होता है कि सोच लो कहीं पे कट पड़ गया है तो वहां से ब्लीडिंग होगा, तो ये वहां पे जाके क्या करेगा ना, एक
फाइबर का स्ट्रक्चर बना देगा, मतलब एक जाली जैसा बना देगा, ताकि जो ब्लड है वो वहाँ से बाहर लीक ना हो सके। क्लॉटिंग कब होता है? जब कहीं पे कोई कट पड़ जाए या कहीं से ब्लीडिंग हो रहा है। मतलब ब्लीडिंग कहाँ से होगा? जहाँ का सेल डैमेज हो गया है। तो सुन लो, जहाँ का सेल डैमेज हो गया वहाँ से ब्लड का लॉस हो सकता है। तो वहाँ पे इंज्योर्ड सेल और प्लेटलेट्स दोनों मिल के, इंज्योर्ड सेल मतलब जो सेल डैमेज हो चुका है और प्लेटलेट्स दोनों मिल के एक केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन एक एंजाइम का काम करता है और ये क्या करता है? प्रोथ्रोम्बिन नाम का एक केमिकल सब्सटेंस है जो कि प्लाज्मा में पाया जाता है, उसको कैल्शियम के साथ कॉम्बाइन कर देता है। कौन कॉम्बाइन करता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो जब ये कैल्शियम के साथ इसको कॉम्बाइन करता है तो ये प्रोथ्रोम्बिन नाम का जो केमिकल सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो जाता है थ्रोम्बिन में। तो थ्रोम्बिन और प्रोथ्रोम्बिन में फर्क क्या है? ये इनएक्टिव है, मतलब ये क्लॉटिंग में हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन ये क्लॉटिंग में हेल्प कर सकता है। तो ये जैसे ही एक्टिव होता है ना, ये किसके साथ जाके कॉम्बाइन हो जाता है? फिब्रिनोजेन के साथ। ये फिब्रिनोजेन के साथ कॉम्बाइन नहीं हो सकता प्रोथ्रोम्बिन, लेकिन ये हो सकता है। तो ये फिब्रिनोजेन के साथ कॉम्बाइन होकर क्या बनाता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कि फर्दर एक जाला जैसा स्ट्रक्चर बनाता है जो कि खून का लॉस को रोक देता है। थ्रेड सब क्या होता है? एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएगा और फर्दर लॉस होने को देगा। कि क्लॉटिंग तब होता है, क्लॉटिंग स्टार्ट तब होता है when blood come in contact with rough surface। क्या सरफेस? रफ सरफेस। मान लो कि सोलो ये ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे क्या हो गया ना, ब्लड वेसल थोड़ा डैमेज हो गया है। तो ये हिस्सा तो पूरा स्मूथ है, लेकिन ये हिस्सा कैसा हो जाएगा? रफ हो जाएगा। सोलो ब्लड यहाँ से जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लड को, अरे ब्लड यहाँ से स्मूथली जा रहा था, लेकिन यहाँ पे जाके ब्लड को थोड़ा रास्ता गड़बड़ लग रहा है, तो वहाँ पे वो क्या करेगा? क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देगा। और कभी कभी क्या होता है? ब्लड वेसल के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, ठीक है। तो ये कोलेस्ट्रॉल जमा होने से भी ब्लड को क्या लगता है कि वहाँ पे रफ है, तो वहाँ पे भी वो क्लॉटिंग करना स्टार्ट कर देता है। और ये क्लॉटिंग अगर सोच लो यहाँ ज़्यादा कर दिया और ये जाम हो गया तो फिर ट्यूमर हो जाएगा। ये ट्यूमर हो जाने से या तो इसको हटाना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ का ब्लड वेसल फट गया तो हेमोफ्रेज हो सकता है, मतलब सोचो दिमाग का फट गया या अंदर में कहीं फट गया तो इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा। समझ में आ रहा है? अगर ब्लड प्लेटलेट्स का काउंटिंग जो है, काउंटिंग अगर क्या हो जाए? लो हो जाए। अगर ब्लड प्लेटलेट्स का काउंटिंग अगर लो हो जाएगा तो आपका बॉडी में क्या हो जाएगा? हेमोफ्रेज, हेमोरेज हो जाएगा। तो अगर ब्लड प्लेटलेट्स का काउंटिंग आपके बॉडी में कम हो जाएगा तो आपके बॉडी में क्या होगा? हेमोरेज। हेमोरेज मतलब होता है इंटरनल ब्लीडिंग, इंटरनल ब्लीडिंग। अब ये हेमरेज कहीं भी हो सकता है, अगर ब्रेन में होगा तो इसको ब्रेन हेमरेज बोला जाएगा। तो डेंगू फीवर में क्या होता है? जो पैथोजन होंगे ना, जो डेंगू फीवर फैलाते हैं, वो पैथोजन क्या करते हैं? प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर कोई मच्छर आपको काटा जो कि डेंगू फैलाता है, तो मच्छर का काटने से आपको डेंगू नहीं हो रहा है। मच्छर के अंदर जो वो पैथोजन है, वो पैथोजन आपके बॉडी में जाके क्या कर रहा है? प्लेटलेट्स का क्वांटिटी को कम कर दे रहा है। तो उसके कारण क्या हो रहा है? क्योंकि वो प्लेटलेट्स को ही कंज्यूम कर जा रहा है। तो अगर आपका, तो उससे क्या होगा? आपको डेंगू फीवर होने से क्या होगा? वो पैथोजन जो होगा जो डेंगू फीवर कॉज कर रहा है, वो प्लेटलेट्स का क्वांटिटी को कम कर देगा, तो उससे आपको क्या होगा? हेमोफ्रेज हो सकता है, इंटरनल ब्लीडिंग। बाकी इसका इलाज के लिए लोग बोलते हैं पपीता का पत्ता का ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब होता है ब्लड को लिया जाता है किससे? एक हेल्दी पर्सन से। जो हेल्दी पर्सन रहता है जिससे खून को लिया जाता है उसको डोनर बोलते हैं। और इस खून को लेके किसका भेन में डाला जाता है? रिसिपिएंट। रिसिपिएंट मतलब हो गया पेशेंट। तो इस होल ये पूरा प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ब्लड ट्रांसफ्यूजन। लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में हम लोग को 2 सिस्टम के हिसाब से ब्लड को स्टडी करना है। आप ऐसे ही किसी का खून किसी को दे नहीं सकते। एक है एबीओ सिस्टम, ठीक है, और एक है रिसर्च फैक्टर, ठीक है। तो हम लोग जब भी किसी को ब्लड देते हैं तो क्या क्या देखते हैं? पहले तो एबीओ सिस्टम के हिसाब से देखते हैं कि ब्लड ग्रुप कौन सा है, और फिर रिसर्च फैक्टर भी देखते हैं कि उसका बॉडी आरएच पॉजिटिव है, मतलब उसका ब्लड आरएच पॉजिटिव है या आरएच नेगेटिव। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में भी जानेंगे, एबीओ सिस्टम और रिसर्च फैक्टर के बारे में। ग्रुप कितना टाइप का होता है?
4 ब्लड ग्रुप जो होता है वो 4 टाइप का होता है। एक होता है ए, एक होता है बी, एक होता है ए बी और एक होता है ओ। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये ब्लड ग्रुप का नाम ऐसा क्यों है, ए बी या ए बी या ओ, ऐसा नाम क्यों है? तो ये नाम जो है ये है बिकॉज ऑफ एंटीजन। इसके कारण है एंटीजन। एंटीजन क्या है? एक तरह का प्रोटीन है। ये प्रोटीन किसके ऊपर रहता है? आरबीसी के ऊपर। तो रेड ब्लड सेल ना एक प्रोटीन कैरी करता है और उस प्रोटीन को क्या बोलते हैं? एंटीजन। ओके, और इस एंटीजन के बेसिस पे ही इसका नाम क्या होता है? ए बी या ओ। जैसे कि अगर सुन लो किसी का ब्लड में आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए होगा। अगर किसी का ब्लड में आरबीसी के ऊपर कौन सा एंटीजन है? एंटीजन बी है, तो उसका ब्लड ग्रुप को हम लोग ब्लड ग्रुप बी बोलेंगे। अगर किसी का ब्लड में आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए भी है और एंटीजन ए एंड बी दोनों का दोनों है तो उसको हम ए बी बोलेंगे, उसका ब्लड ग्रुप को ए बी बोलेंगे। और किसी का आरबीसी के ऊपर कुछ भी एंटीजन नहीं है, नो एंटीजन, अगर कोई भी एंटीजन नहीं है तो ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो इसको हम लोग ओ बोलेंगे। समझ में आया? तो ब्लड का जो नामकरण हुआ है वो एंटीजन के बेसिस पे हुआ है। जिसका ब्लड में आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा उसका ब्लड का नाम हो जाएगा एंटीजन ए। अगर एंटीजन बी होगा तो ब्लड ग्रुप बी हो जाएगा। अगर एंटीजन ए एंड बी दोनों है तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। और अगर नो एंटीजन है तो न्यूट्रल, मतलब ओ। समझ में आया? अब देखो हम लोग जानते हैं कि ब्लड में दो चीज होता है, सेलुलर एलिमेंट भी होता है और प्लाज्मा भी होता है। तो प्लाज्मा में भी कुछ चीज होता है। तो प्लाज्मा में क्या होता है? प्लाज्मा में होता है एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज भी एक तरह का प्रोटीन है, लेकिन याद रखना एंटीबॉडीज और एंटीजन एक दूसरे का अपोजिट है, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। मतलब वो एक दूसरे का अगेंस्ट, मतलब मान लो कि अगर तुम इसको ये एंटीबॉडी से तो ये उसके लिए ये टॉक्सिन है उसके लिए। तो ये एक दूसरे का दुश्मन है। ये दोनों जब भी कांटेक्ट में आएगा तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देगा, खत्म कर देगा। समझ में आया कि नहीं? मतलब ये प्रोटीन और ये प्रोटीन एक दूसरे का दुश्मन है। और ऑलरेडी हम बोले थे कि एंटीजन अगर कोई जम्स जब प्रोड्यूस करता है तो उसको हम लोग टॉक्सिन भी बोलते हैं। तो इस एंटीबॉडीज के लिए एक जहर ही है, तो ये जहर को क्या करेगा? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो देखो जिसके अंदर एंटीजन ए होता है, जिसका आरबीसी के पास क्या होता है? एंटीजन ए होता है, उसका प्लाज्मा में कौन सा एंटीबॉडी होता है? एंटीबॉडी बी होता है। क्योंकि देखो एक एंटीजन को दूसरा एंटीबॉडी तभी न्यूट्रलाइज कर सकता है जब वो एक दूसरे का क्या हो? कॉन्ट्रास्ट हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर एंटीजन ए है तो उसको कौन सा एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज कर सकता है? एंटीबॉडी ए। एंटीबॉडी बी नहीं कर सकता है। उसी तरह से एंटीजन बी अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे एंटीबॉडी कौन सा है? ए। यहाँ पे एंटीबॉडी ए। समझ में आया? और किसी में अगर एंटीजन ए एंड बी दोनों है तो इसमें नो एंटीबॉडी, इसमें कोई एंटीबॉडी ही नहीं है। अब इसका मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ब्लड में एंटीबॉडीज ही नहीं प्रोड्यूस होगा। जिसका भी ब्लड ग्रुप ए बी होगा ना उसके अंदर एंटीजन ए एंड एंटीजन बी है, लेकिन उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडी नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लड में एंटीबॉडी नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ब्लड में एंटीबॉडी होता ही नहीं है। अगर एंटीबॉडी नहीं होगा तो जम से कैसे फाइट करें? ब्लड में एंटीबॉडी ए और बी नहीं होता है। हाँ, ब्लड में एंटीबॉडी ए और बी नहीं होता है, बाकी और एंटीबॉडीज होंगे जो जम से फाइट करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? वहाँ पे नहीं नो ए एंड बी एंटीबॉडी वैसे चल जाएगा। नो एंटीबॉडी ए एंड बी। अब ठीक है, बाकी और एंटीबॉडीज होते हैं जो जम से लड़ने के लिए चाहिए। नहीं तो फिर पता चलता हम वैक्सीन लेते हैं और मेरा बॉडी में एंटीबॉडी नहीं रहता, कोई भी आके घुस के मार पीट के चले जाता है। ओ में एंटीजन ए और बी नहीं होता है, ठीक है, और कुछ एंटीजन हो सकते हैं। और एंटीबॉडी ए एंड बी इसमें होता है। उसके अलावा और भी एंटीबॉडी होंगी, समझ में आया कि नहीं? लेकिन इसमें ए एंड बी एंटीजन नहीं है। जिसका ब्लड ग्रुप ए है ना, जिसका ब्लड ग्रुप ए है वो किसको किसको खून दे सकता है? ब्लड ग्रुप ए वाला को और ब्लड ग्रुप ए बी वाला को। अब बोलोगे क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? एंटीजन ए। इसके अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी कौन सा है? बी है। समझ में आया ना? तो जब ये अपना खून इसको देगा
तो इसके अंदर भी एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया? और ये अगर अपना खून इसको देगा तो इसके अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। किसके अंदर? इसके अंदर। ये समझ में आया? लेकिन ए बी के अंदर देखो, ए बी के अंदर एंटीजन ए एंड बी है और एंटीबॉडी नहीं है। तो एंटीजन ए, अगर मैं ए वाला खून ए बी को दूं तो एंटीजन ए से एंटीजन ए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एंटीजन ए से एंटीजन बी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें एंटीबॉडी बी है, एंटीबॉडी बी से एंटीबॉडी बी से एंटीजन बी को प्रॉब्लम है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन अगर ये दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज भी कर दे, समझ में आया कि नहीं, तो फिर भी एंटीजन ए बच रहा है ना, तो ब्लड को कोई डैमेज नहीं पहुंचेगा। समझ में आया कि नहीं? ये एंटीबॉडी क्या करेगा, आरबीसी के ऊपर जो, देखो सीधा सा बात है, हम अगर किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हैं तो उसको पूरा का पूरा 5 से 6 लीटर खून तो नहीं देंगे, कुछ ml खून देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर ये वाला खून इस पर्सन को दिया जाए, किसको? ये वाला खून अगर इस पर्सन को दिया जाए तो क्या होगा, एंटीजन ए से एंटीजन ए को कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंटीजन ए से एंटीजन बी को भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको और इसको प्रॉब्लम है। किसको? एंटीबॉडी बी और एंटीजन बी। लेकिन इसका क्वांटिटी बहुत कम है, तो इसका क्वांटिटी कम होने से क्या होगा, ये सारा का सारा एंटीबॉडी बी को डैमेज नहीं करेगा, कुछ एंटीबॉडी बी को डैमेज करेगा, लेकिन फिर भी बहुत सारा एंटीबॉडी बी बच जाएगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? मान लो कि हम ना ए वाला ब्लड ग्रुप ए बी को दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं? 200 ml। इसमें सोच लो 10 ठो एंटीजन ए है और 10 ठो एंटीबॉडी बी है। समझ में? सीधा सा बात है, यहाँ पे एंटीजन ए और एंटीजन बी का क्वांटिटी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। तो मान लो यहाँ पे सिर्फ समझाने के लिए बता रहे हैं, मान लो यहाँ पे 100 ठो एंटीजन ए है और 100 ठो एंटीजन बी है, तो यहाँ से ये 10 जो है इसमें इस 100 में कंट्रीब्यूट ही करेगा बढ़ाने में, और ये जो 10 है वो क्या करेगा, इसमें से 10 को न्यूट्रलाइज कर देगा, तभी 90 बचेगा ना। तो ये ब्लड हम इसको दे सकते हैं। लेकिन अगर सोच लो हम यही वाला ब्लड बी को देते, ये समझ में आ गया ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब हम ए वाला को ए बी को दे सकते हैं, उससे थोड़ा बहुत नुकसान होगा इसको, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसको हम कम क्वांटिटी में दे रहे हैं। तो थोड़ा बहुत एंटीबॉडी बी का, थोड़ा बहुत एंटीजन बी का क्या होगा, नुकसान होगा। लेकिन वो फिर नया बनते जा रहा है, रेड ब्लड सेल बनेगा तो फिर से भर पाए। अरे रेड ब्लड सेल तो कंटिन्यूसली बनते जा रहा है ना, लेकिन क्योंकि उस पर्सन में सडनली खून का कमी हो गया। अब देखो खून सिर्फ इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि उसको सिर्फ इसका भरपाई फुलफिल करना है, एंटीजन का भरपाई। खून इसलिए भी दिया जा रहा है क्योंकि उससे प्लाज्मा भी मिल रहा है, उससे WBC भी मिल रहा है, उससे प्लेटलेट्स भी मिल रहा है। तो हम लोग को सिर्फ RBC को पकड़ के नहीं चलना है। अरे क्योंकि एक पर्सन का बॉडी से जब खून लॉस हुआ तो उसके बॉडी में WBC का भी कमी आया, प्लेटलेट्स का भी कमी आया और प्लाज्मा का भी कमी आया। उस कमी को फुलफिल करने के लिए, समझ में आया ना, उससे अगर थोड़ा बहुत RBC 1-2 टो 5-6 टो या 10 टो 100 टो 1000 लाख डैमेज भी हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सोच लो यही वाला खून हम लोग किसको देते हैं, ए वाला खून किसको दे देते हैं, बी को। अब प्रॉब्लम क्या है, देखो इसमें एंटीजन ए है और इसमें एंटीजन बी है, ठीक है, और इसमें एंटीबॉडी बी है और इसमें एंटीबॉडी ए है। ये इसको डैमेज करेगा और ये उसको डैमेज करेगा। उस केस में क्या हो रहा था, सिर्फ एंटीबॉडी और बी और एंटीजन बी डैमेज हो रहा था, एंटीजन ए बच जा रहा था। इसमें क्या हो रहा है, दोनों का दोनों ही डैमेज हो जा रहा है, तो इसमें ज्यादा नुकसान है। उसी तरह से बी जो है ना, बी जो है वो ए बी को दे सकता है। क्यों दे सकता है, जब बी ए बी को देगा तो एंटीजन बी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एंटीबॉडी ए और एंटीजन बी के बीच में थोड़ा बहुत डैमेज होगा, लेकिन उससे ज्यादा डैमेज नहीं हुआ। समझ में आया? और वो जो है ना वो सबको दे सकता है, वो क्या कर सकता है, सबको दे सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं है, इसके अंदर एंटीबॉडी है। तो देखो अगर मैं ये वाला खून किसको दे दूं, ए बी को, तो इसका एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों का दोनों डैमेज होगा। समझ में आया कि नहीं? लेकिन ये भी हम कम क्वांटिटी में देंगे,
तो देखो ये वाला ट्रांसफ्यूजन तभी किया जाता होगा, ये ओ वाला खून इसको तभी दिया जाता होगा, ओ वाला खून AB को तभी दिया जाता होगा जब उसको अदर चीज का रिक्वायरमेंट है, जैसे WBC, प्लेटलेट्स, समझ में आ रहा है कि नहीं, और प्लाज्मा। क्योंकि हम लोग जब RBC तो इसका डैमेज होगा ही, वो तो कंफर्म है। लेकिन ये वाला कब दिया जाएगा? बहुत सारी चीज देख के दिया जाता है कि एक्चुअली उस पेशेंट के शरीर में क्या क्या चीज का कमी है। जैसे वो पेशेंट को कोई बीमारी है तो उसको, जैसे पेशेंट को डेंगू हो गया है और उसका बॉडी में खून ब्लड का लॉस हुआ है, तो उसको तो हमें को प्लेटलेट्स को बढ़ाना है ना, तो उसके लिए हम इसको दे सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं? तो ये याद रखना, एक इसको किसको खून दे सकता है? ए और AB, बी और AB को दे सकता है, O जो है सबको दे सकता है। इसलिए ये क्या है? यूनिवर्सल डोनर है। और सर AB यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ये यूनिवर्सल डोनर है, और क्योंकि ये सबसे ले रहा है भिखारी, ये सबसे ले रहा है, इसलिए क्या है? यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ट्रांसफ्यूजन के टाइम में दो चीज देखा जाता है, एक तो द ब्लड ग्रुप देखा जाता है जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे, और एक RH फैक्टर देखा जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में एक RH फैक्टर भी देखा जाता है। ये RH का फुल फॉर्म है रिसस, और ये रिसस फैक्टर जो है ना, एक जीन है जो कि किस में पाया जाता है? एक तरह का जीन है जो किस में पाया जाता है? मंकीज में पाया जाता है। और अगर ये जीन हमारे क्रोमोसोम में भी अगर होगा, अगर हमारा क्रोमोसोम में भी अगर ये जीन होता है तो हमें RH पॉजिटिव बोला जाएगा। और अगर हमारे जीन में अगर ये क्रोमोसोम नहीं होता है तो इसको हमें बोला जाएगा RH नेगेटिव। समझ में आया? तो ये एक मंकी का जीन है, अगर ये किसी इंसान में पाया जाता है तो उसका ब्लड ग्रुप को बोला जाएगा RH पॉजिटिव, और अगर उसका बॉडी में वो जीन नहीं पाया जाएगा तो उसका ब्लड ग्रुप को बोला जाएगा RH नेगेटिव। तो इसलिए किसी किसी का ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव होता है, किसी किसी का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव होता है। इसका आई एम ऑलवेज B पॉजिटिव। जिसमें ये जीन रहेगा, ठीक है, उसको RH पॉजिटिव बोला जाएगा, और जो ये जीन को लैक करेगा उसको बोला जाएगा RH नेगेटिव। तो देखो ये RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ब्लड ग्रुप सेम होने से ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं हो सकता, तो हम लोग को ये RH फैक्टर देखना भी बहुत जरूरी है। क्यों देखना जरूरी है? मान लो एक पेशेंट है और ये एक डोनर है, ठीक है, और ये सोच लो ये पेशेंट जो है ना वो है AB नेगेटिव, और ये जो डोनर है ना वो है A पॉजिटिव। तो A जो ब्लड ग्रुप A है ना वो AB को दे सकता है क्योंकि AB यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, और A उसको खून दे सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, ये पॉजिटिव है और ये क्या है? नेगेटिव। तो अगर ये खून ना इसको देगा ना, फर्स्ट ट्रांसफ्यूजन मतलब जब इसको खून ये पहली बार देगा तो ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। लेकिन पेशेंट क्या करेगा? इस खून के अगेंस्ट में क्या डेवलप करने लगेगा? डेवलप करने लगेगा एंटीबॉडीज। किसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज डेवलप करने लगेगा? RH फैक्टर के अगेंस्ट में, क्योंकि इसका ब्लड में RH फैक्टर है, पॉजिटिव है ना। तो जब ये पहला ट्रांसफ्यूजन करेगा ना पेशेंट को, तो पेशेंट को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन पेशेंट का बॉडी में उस ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडीज डेवलप होने लगेगा। कौन सा एंटीबॉडीज? वो एंटीबॉडीज जो कि RH फैक्टर को न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब RH फैक्टर के खिलाफ क्या प्रोड्यूस होने लगेगा? एंटीबॉडी। क्योंकि इसका ब्लड में RH फैक्टर है, ये ब्लड जब उसका बॉडी में जाएगा तो उसका बॉडी के लिए वो एक फॉरेन पार्टिकल होगा, तो इसका ब्लड क्या करेगा? RH फैक्टर के खिलाफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने लगेगा। मतलब प्रोड्यूस करने लगेगा, पूरी तरह से प्रोड्यूस किया नहीं है, मतलब अभी प्रोसेसिंग में, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन अगर इन फ्यूचर ये इसको अगर सेकेंड ट्रांसफ्यूजन दिया, क्या दिया? सेकेंड ट्रांसफ्यूजन, समझ में आया? तो इसका बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज बन चुका है, क्योंकि जब पहला ट्रांसफ्यूजन किया था तो बन रहा था। अब क्या है कि एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुका है। ये एंटीबॉडीज क्या करेगा? सेकेंड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में इस ब्लड को न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ में आया कि नहीं? और अगर ये इस ब्लड को न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये ब्लड जो है ना इस पेशेंट के लिए कोई काम नहीं आएगा। मतलब इसका बॉडी में जो लॉस हुआ होगा, मान लो उसका बॉडी से ना 100 ml खून लॉस हो गया है और हम लोग इसको 100 ml दिए, तो ये 100 ml को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा।
तो ये 100 ml ना उसका कुछ काम नहीं आएगा। तो दैट मीन्स उसका जो बॉडी में ब्लड का कमी है वो कमी रह ही जाएगा। तो उस कमी से क्या हो सकता है, वो मर जाएगा। समझ। अब देखो अगर एक मदर जो है ना वो अगर RH नेगेटिव है और फॉइटस उसके अंदर जो बेबी है वो अगर RH पॉजिटिव है, तो पहला बेबी होने टाइम ना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पहला बेबी टाइम होने टाइम क्या होगा, इसका जो मदर का जो ब्लड है ना वो RH फैक्टर के खिलाफ क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस, स्टार्ट करेगा प्रोड्यूस करना, स्टार्ट प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। मतलब अभी प्रोडक्शन चल रहा है और तब तक बेबी क्या होगा, डिलीवर हो जाएगा, इस दुनिया में आ जाएगा। अब क्या है, मदर का बॉडी में ऑलरेडी RH फैक्टर के खिलाफ क्या प्रोड्यूस हो चुका है, एंटीबॉडीज। तो अगर यही मदर सेकेंड फॉइटस कंसीव करेगी, सेकेंड फॉइटस क्योंकि RH पॉजिटिव है, अगर RH नेगेटिव होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बेबी RH पॉजिटिव है तो उसके खिलाफ ऑलरेडी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो चुका है। ये एंटीबॉडीज क्या करेगा, उस बेबी का ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देगा, तो बेबी क्या हो सकता है, मर सकता है। समझ में आया कि नहीं। तो सेकेंड बेबी क्या हो सकता है, मर सकता है। अब यहाँ पे मे बी कंडीशन क्यों बोल दिया, क्योंकि हो सकता है कि ये एंटीबॉडीज ना सेकेंड बेबी कंसीव करते करते उसका लेवल फिर से क्या होने लगे। मान लो एक मदर का एक बेबी हुआ है अभी और एक बेबी हुआ है आज से 6 साल 7 साल बाद, तब तो वो एंटीबॉडीज का असर धीरे धीरे फिर क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तो फिर उसका सेकेंड बेबी होने टाइम फिर से उसका बॉडी प्रोडक्शन स्टेज में आ जाएगा, तो बच सकता है। लेकिन सोच लो किसी का अभी बेबी हुआ फिर से साल 2 साल बाद और एक बेबी हुआ, उस केस में मरने का चांस। अगर AB नेगेटिव को खून देना है ना, तो उसको खून कौन दे सकता है, A नेगेटिव दे सकता है, O नेगेटिव भी दे सकता है, B नेगेटिव भी दे सकता है, B नेगेटिव भी दे सकता है। तो हम लोग का हार्ट में 4 चैम्बर होता है, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट एट्रियम भी बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल को लेफ्ट एट्रियम भी बोलते हैं। LA मतलब हो गया लेफ्ट ऑरिकल, और या इसको हम लोग लेफ्ट एट्रियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया राइट ऑरिकल, मतलब राइट ऑरिकल भी बोल सकते हैं, राइट एट्रियम भी बोल सकते हैं, और ये हो गया राइट वेंट्रिकल। ये हमारा लंग्स है, लंग्स से क्या, लंग्स में अल्वियोली होता है। हम जो भी सांस लेते हैं वो सबसे पहले हमारा नसल कैविटी से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए, ब्रोंचियोल से होते हुए फाइनली अल्वियोली तक पहुंचता है। अल्वियोली के सामने से क्या गुजरता है, ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज क्या कर रहा है, लंग्स से क्या ले रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड को कैरी करके हार्ट तक कौन ला रहा है, पल्मोनरी वेन। तो जो भी वेन या आर्टरी किससे कनेक्टेड होता है, लंग्स से, उसका नाम के आगे क्या लग जाता है, पल्मोनरी। तो लंग्स से कोई वेन कनेक्टेड होगा उसके नाम के आगे पल्मोनरी लग जाएगा, लंग्स से अगर कोई आर्टरी कनेक्टेड होगा उसके नाम के आगे भी पल्मोनरी लग जाएगा। ये समझ में आया। अब देखो यहाँ से ऑक्सीजन लेगा कौन लेगा, कैपिलरीज, और कैपिलरीज जुड़ जुड़ के क्या बन जाएगा, पल्मोनरी वेन। और वेन क्या करता है, वेन खून को लेके हार्ट तक आता है। वेन एक ऐसा ब्लड वेसल है जो खून को बॉडी पार्ट से लेके कहाँ लेके आता है, हार्ट तक लेके आता है। समझ में आया। तो ये वेन क्या कर रहा है, कौन सा खून को लेके आ रहा है, जिस खून में ऑक्सीजन है, तो इसीलिए उस खून को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके किस में आएगा, लेफ्ट ऑरिकल में। समझ में आया कि नहीं। जब लेफ्ट ऑरिकल में खून को लेके आते रहेगा तो लेफ्ट ऑरिकल पूरा क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, तभी ना अपने अंदर खून भर पाएगा। तो जब लेफ्ट ऑरिकल रिलैक्स होता है तो उस सिचुएशन को बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं, लिख दीजिए ना वापस। पहले समझ लो, ये पल्मोनरी वेन क्या कैरी करके ला रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। और ये पल्मोनरी वेन कहाँ से आया, लंग्स से आया। लंग्स में ये पहले क्या था, कैपिलरीज था। कैपिलरीज क्या किया, यहाँ पे ऑक्सीजन ले लिया, और ये कैपिलरीज जुड़ जुड़ के क्या बन गया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन खून को लेके कहाँ पे आ रहा है, लेफ्ट ऑरिकल में। इसको बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकल। क्या बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, या इसको लेफ्ट एट्रियम भी बोलते हैं, दोनों इसी का नाम है। अब खून इसमें जब आएगा ना तो ये रिलैक्स हो जाएगा, मतलब ये खून को आने देगा। तो जब रिलैक्स हो जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डायस्टोल। जब रिलैक्स हो जाता है, कोई भी चीज रिलैक्स हो जाएगा ना
तो उसको बोला जाता है डायस्टोल। सर खून अंदर आने के बाद रिलैक्स होगा? नहीं, खून जब आ रहा होगा तब रिलैक्स होगा। क्योंकि खून गिर रहा था तो आ जाएगा। रिलैक्स होने से क्या होगा, खून उसमें और भरते जाएगा। समझ में आया ना? अब खून इसमें सोच लो भर गया है, खून क्या हो गया इसमें, जैसे खून इसमें भरेगा तो यहाँ पे एक दरवाजा है। ये दरवाजा किसको किसको कनेक्ट कर रहा है, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। इसीलिए इस दरवाजा को लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकल वाल्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकल वाल्व। और इसका एक दूसरा नाम है बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व और लेफ्ट आर्टरियो वेंट्रिकल वाल्व सेम है। तो जब खून इसमें भर जाएगा ये दरवाजे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा कि नहीं, और ये दरवाजा में एक ही साइड खुलता है। ये दरवाजा किधर खुलता है, वेंट्रिकल की तरफ। मतलब ये नीचे खुलेगा और वापस क्या होगा, बंद हो जाएगा। ये दरवाजा उस तरफ नहीं खुल सकता, ऑरिकल की तरफ नहीं खुलता है, सिर्फ किसकी तरफ खुलता है, वेंट्रिकल की तरफ। तो जैसे ही खून इसमें भर जाएगा तो इस दरवाजा पे दबाव पड़ेगा कि नहीं, ये दरवाजा ऐसे इधर खुल जाएगा तो खून इसमें से किसमें चले जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में। जब खून लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने लगेगा तो वेंट्रिकल कौन सा स्टेट में आ जाएगा, डायस्टोल, मतलब रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि खून अब इसमें आ रहा है। और इसमें जो भी बचा हुआ खून रहेगा उसको भी वो क्या करेगा, इसमें धक्का मारेगा। तो उसके लिए ये क्या हो जाएगा, सिस्टोल। ये अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, दबाएगा, ताकि इसमें जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ खून है वो किस में चले जाए, वेंट्रिकल में चले जाए। तो ये सिस्टोल डायस्टोल चलते रहता है, समझ में है ना। जब ये खून लेते रहेगा तो डायस्टोल स्टेट में रहेगा, रिलैक्स। जब ये खून को दूसरा में धक्का मारेगा तो क्या हो जाएगा, सिस्टोल। तो सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट होना। कॉन्ट्रैक्ट होने को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। समझ में आया? अब देखो खून जब इसमें पूरी तरह से आ जाएगा, खून जब इसमें पूरी तरह से आ जाएगा तो ये दरवाजा क्या होगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि ये दरवाजा क्या होता है, एक ही साइड खुलता है। समझ में आया? एक ही साइड खुलता है, मतलब सिर्फ नीचे की तरफ खुलता है। तो जैसे खून इसमें आएगा, अगर सोच लो खून वापस जाना भी चाहेगा तो जा नहीं सकता, क्योंकि दरवाजा उधर जाने पर क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। तो खून का बैक फ्लो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये दरवाजा एक तरफ इसीलिए खुलता है ताकि खून का बैक फ्लो ना हो। समझ में आ रहा है? अब खून किस में आ चुका है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में जैसे ही खून आएगा तो उसका प्रेशर किस दरवाजे में पड़ेगा, इस दरवाजा पे। ये दरवाजा का नाम है, क्योंकि ये दरवाजा जिस आर्टरी से जुड़ा हुआ है उस आर्टरी का नाम क्या है, आयोटा। ये दरवाजा लेफ्ट वेंट्रिकल और किसको जोड़ता है, आयोटा को जोड़ता है। इसीलिए इस भाल्व का नाम है आयोटिक सेमीलुनर भाल्व। क्या नाम है, देखो नाम स्टार्ट हो रहा है आयोटिक, ये समझ में आया। और यहाँ से खून अब किस में आ जाएगा, आयोटा में आ जाएगा। तो जब खून आयोटा में आएगा तो आयोटा क्या हो जाएगा, डायस्टोल। आयोटा रिलैक्स हो जाएगा ताकि उसमें खून आए। और इसमें जो भी खून बचा हुआ है उसको क्या करेगा, धक्का मार के उसमें डालेगा, तो वो सिस्टोल हो जाएगा। ये सिस्टोल डायस्टोल हर जगह चल ही रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब कोई चीज को पुश किया जा रहा है, सिस्टोल। जब कोई चीज को रिसीव किया जा रहा है, डायस्टोल। अब ये दरवाजा खुलेगा, ये दरवाजा भी वन साइडेड है। ये दरवाजा भी सिर्फ किसके तरफ खुल सकता है, आयोटा की तरफ। वन साइडेड ही क्यों खुलता है, ताकि खून का बैक फ्लो ना हो। खून वापस जाने लगेगा तो दरवाजा बंद हो जाएगा। समझ में आया कि? अब देखो जब खून इसमें से इसमें आया था ना तो ये दरवाजा बंद हो गया था। जब खून इसमें से इसमें पूरा आ जाएगा तो ये दरवाजा क्या होगा, बंद होगा। ये दरवाजा जब बंद होता है तो एक साउंड होता है, इसको बोलते हैं लब। समझ में आया? उसी तरह से खून जब इसमें से इसमें आ जाता है तो ये दरवाजा भी बंद होता है। इस दरवाजे का बंद होने से क्या आवाज आता है, डब। तो दो साउंड आता है। जब लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल का बीच का भाग बंद होता है तो लब साउंड आता है, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा का बीच का भाग बंद होता है तो डब साउंड आता है। अब ये खून यहाँ से होते हुए किस में चले जाएगा, कैपिलरीज में। और ये कैपिलरीज उस ऑक्सीजन को किसको दे देगा, बॉडी। समझ में आया? अब क्या होगा, बॉडी क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड किसको देगा, कैपिलरीज को। ये कैपिलरीज फिर से मिल के क्या बन जाएगा, वेन। समझ में आया? और आपको पता है कि वेन वो चीज होता है जो खून को हार्ट तक लाता है। ये देखो यहाँ पे भी वेन ही खून को ला रहा है हार्ट में, और यहाँ पे भी वेन ही ला रहा है। लेकिन इस वेन को अलग नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि लंग्स से कनेक्टेड है। जो लंग्स से कनेक्टेड होगा उसका नाम क्या है, पल्मोनरी लग जाएगा। इसमें पल्मोनरी नहीं लगा है, इसका नाम सिर्फ वेन है। अरे समझ में आया कि? अब यहाँ से ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून
क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, तो इस खून का नाम होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वहां पे क्या था, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो खून आया वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। यहाँ पे जो खून आएगा उसको बोलेंगे हम लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं है, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये समझ में आ रही है। फिर सेम प्रोसेस होगा, ये वेन से खून इसमें आएगा, जब खून इसमें भरते रहेगा ये रिलैक्स रहेगा डायस्टोल, और ये जो वेन है वो उस टाइम सिस्टोल स्टेट में रहेगा, धक्का मारेगा खून को। खून का प्रेशर से ये दरवाजे के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि ये दरवाजा राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है। इस दरवाजा का नाम है राइट अट्रियो वेंट्रिकल वाल्व, क्योंकि अट्रियम और वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑरिकल का एक दूसरा नाम अट्रियम भी है। और इस दरवाजा को एक और नाम से पुकारा जाता है ट्राइकप्सिड वाल्व। अब इस दरवाजा पे जब प्रेशर पड़ेगा ये दरवाजा खुल जाएगा, खून किसमें आने लगेगा, राइट वेंट्रिकल में, तो ये रिलैक्स हो जाएगा, मतलब डायस्टोल, और ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, खून को धक्का मारेगा, सिस्टोल हो जाएगा। अब जैसे ही खून इसमें आएगा ये दरवाजा बंद होगा कि नहीं, ये दरवाजा जब बंद होगा कौन सा साउंड आएगा, लब। जो इधर इसका बंद होने से लब आ रहा था, यहाँ पे भी इसका बंद होने से लब ही आएगा। समझ में आया। अब खून इसमें भर चुका है, ये खून का जो प्रेशर है ना वो किस दरवाजा पे पड़ेगा, इस दरवाजा। समझ में आया। तो ये जो भाल्व है इसका नाम है सेमी लूनर भाल्व भी है। ये देखो यहाँ पे जो भाल्व था जो किसमें ओपन हो रहा था, आर्टरी में, उसका नाम सेमी लूनर भाल्व था। यहाँ पे जो भाल्व है जो आर्टरी में ओपन हो रहा है उसका नाम भी क्या है, सेमी लूनर भाल्व भी है। लेकिन क्योंकि ये वाला जो भाल्व है ना वो फाइनली किसको कनेक्ट कर रहा है, लंग्स को, इसलिए इसका नाम क्या है, सेमी लूनर लग गया। और सर इसका नाम क्या है, पल्मोनरी लग गया, क्योंकि जो भी चीज लंग्स के तरफ रहता है ना उसके नाम क्या लग जाता है। देखो इसका नाम क्या पल्मोनरी नहीं लगा है, इसका नाम है आयोटिक, क्योंकि आयोटा से कनेक्टेड है। इसका नाम आयोटिक नहीं है, इसका नाम पल्मोनरी है, क्योंकि ये लंग्स के तरफ। ये समझ में आ रहा है। सर आप एक बार राइट ऑरिकल में ब्लड है उसके बाद क्या वो बताइए। राइट ऑरिकल में क्या आया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब इसमें फिलअप होता रहेगा तो ये डायस्टोल हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा, और ये उस टाइम वेन जो रहेगा सिस्टोल स्टेट में रहेगा। ये खून जब इसमें भर जाएगा तो कौन सा दरवाजा में प्रेशर पड़ेगा, राइट वेंट्रिकल वाल्व, क्योंकि ये जो वाल्व है वो इसको और इसको कनेक्ट कर रहा है। समझ में आया। तो खून इससे किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। जैसे खून इसमें आ जाएगा ये दरवाजा बंद होगा कि नहीं, तो कौन सा साउंड होगा, लब। जैसे खून इसमें से इसमें आता था ये दरवाजा बंद होने से कौन सा साउंड आता था, लब। सेम चीज राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल जाने में भी कौन सा साउंड आएगा, दरवाजा जब बंद होगा तब, खुलने टाइम साउंड नहीं होगा। अब ये खून किस में आ चुका है, राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल से खून डायरेक्टली किस में चले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा। ये जो देख रहे हो ना यहाँ से ये दरवाजा डायरेक्टली किस में ओपन हुआ है, पल्मोनरी आर्टरी में। तो यहाँ पे हम बाईपास किए हैं, ये पाइप जो है ना वो इसमें नहीं किया है, ये देखो यहाँ पे कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे कोई कनेक्शन है क्या, नहीं। ये पाइप यहीं से निकल के डायरेक्टली लंग्स में गया है। किसके थ्रू गया है, पल्मोनरी आर्टरी। और जो भी चीज लंग्स से कनेक्टेड होता है उसका नाम क्या लगता है, पल्मोनरी। अब ये खून इसमें से किसमें चले जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, तो ये सिस्टोल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, डायस्टोल। समझ में आया। और फाइनली ये खून कैपिलरीज में एंटर करेगा और ये इसको कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा, फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेगा, ये प्रोसेस चलते रहेगा। अब मेरा बात सुनो, ये जो हम प्रोसेस समझाए ना ये दोनों प्रोसेस एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि इधर वाला हो जाएगा उसके बाद इधर वाला होगा। ये देखो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड और यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड एक साथ, दोनों। ये वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड किसमें आया, लेफ्ट ऑरिकल में, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड किसमें आया, राइट ऑरिकल में। यहाँ से खून इसमें गया और एक साथ ये दोनों दरवाजा बंद होता है। कौन कौन सा दरवाजा, ट्राइकप्सिड वाल्व और बाइकप्सिड वाल्व, और साउंड आता है लब। फिर एक साथ ये दोनों वाल्व भी खुलता है और ये वाला खून इसमें चले जाता है पल्मोनरी आर्टरी में, और ये वाला खून चले जाता है आयोटा में, और फिर ये दोनों सेमीलूनर वाल्व बंद होता है। इसका नाम भी सेमीलूनर है, इसका नाम भी सेमीलूनर है, और क्योंकि ये लंग्स की तरफ इसका नाम है पल्मोनरी, और ये आयोटा की तरफ है इसलिए इसका नाम है आयोटिक। समझ में आया ना। तो ये खून ऐसे, मतलब ये प्रोसेस एक साथ होता है। यहाँ से खून आता है और यहाँ से होते हुए ऐसे चले जाता है, और ये दोनों वाल्व जब बंद होता है ना सेमीलूनर, डब साउंड आता है। ट्राइकप्सिड और डाइकप्सिड, ट्राइकप्सिड और ट्राइकप्सिड और बाइकप्सिड वाल्व जब बंद होगा तो आता है लब। सेमीलूनर वाल्व चाहे इधर वाला और इधर वाला बंद हो तो क्या साउंड आता है, डब।
ये लव डब चलते रहता है, क्योंकि खून इसमें से इसमें आ रहा है तो उसमें जा रहा है, इसमें से इसमें आ रहा है उसमें जा रहा है। तो बार बार ये दरवाजा खुलेगा बंद होगा, खुलेगा बंद होगा, ये दरवाजा भी खुलेगा बंद होगा। पहले कौन सा साउंड आएगा? पहले लव आएगा, क्योंकि पहले ये दरवाजा बंद हो रहा है, फिर वो दरवाजा। अरे समझ में आ रही है? ये यहाँ पे दिखा दिए बाईपास हो रहा है। बाईपास हो अरे मतलब ये राइट वेंट्रिकल से दोबारा राइट ऑरिकल में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट लंग्स राइट वेंट्रिकल से डायरेक्ट लंग्स। डायरेक्ट लंग्स। ये देखिए यहाँ पे इसीलिए ऐसे करते हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जैसे भी निकाल सकते हैं, तुम लोग का कोई ठिकाना नहीं। ये वेन है, ये इसका नाम क्या है अभी हम उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। आयोटा है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, और ये है पल्मोनरी पल्मोनरी। अब देखो यहाँ पे डबल सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है। डबल सर्कुलेशन क्या क्या हो रहा है देखो, एक सर्कुलेशन हो रहा है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, लंग्स से पल्मोनरी वेन, और पल्मोनरी वेन से लेफ्ट ऑरिकल। देखो यहाँ पे दो सर्कुलेशन हो रहा है। एक सर्कुलेशन हो रहा है राइट वेंट्रिकल से, कहाँ जा रहा है? पल्मोनरी आर्टरी, और पल्मोनरी आर्टरी से लंग्स, ठीक है, और फिर वहां से आ रहा है पल्मोनरी वेन और लेफ्ट ऑरिकल। ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ना ब्लड का, तो तुम एग्जाम में कैसे लिखोगे? द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू लंग्स थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। ये थोड़ा सही लग रहा है। यही सही है सर, यही सही है। एंड फ्रॉम लंग्स टू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू दिस सर्कुलेशन इज कॉल्ड, ये जो सर्कुलेशन है ना, इस सर्कुलेशन को बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन। और उसी तरह से एक और सर्कुलेशन देख लो, एक सर्कुलेशन और हो रहा है यहाँ हो रहा है लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा, और आयोटा से बॉडी, और बॉडी से फिर वेन, और वेन से राइट ऑरिकल। तो ये जो सर्कुलेशन हो रहा है ना, कहाँ से कहाँ? द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू बॉडी थ्रू आयोटा, एंड फ्रॉम बॉडी टू राइट ऑरिकल थ्रू वेन। इस सर्कुलेशन को बोलते हैं सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, सॉरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। बोलो वहाँ पे कौन से पल्मोनरी वेन होने होगा ना? क्या? अच्छा यहाँ पल्मोनरी वेन। हाँ, ये दोनों सर्कुलेशन को एक साथ क्या बोलते हैं? ये दोनों सर्कुलेशन को अगर एक साथ जोड़ दोगे, इसका नाम हो जाता है डबल सर्कुलेशन। तो एग्जाम में अगर आपको बोलेगा ना कि डबल सर्कुलेशन को डिफाइन करो, तो सबसे पहले आप ऐसे स्टार्ट करोगे कि डबल सर्कुलेशन इज ऑफ टू टाइप, one is pulmonary circulation, another one is systemic circulation. In pulmonary circulation, the blood moves from right ventricle to lung through pulmonary artery, and from lungs it moves to left auricle through pulmonary vein. ये जो सर्कुलेशन हो रहा है इसको बोलते हैं पल्मोनरी, क्योंकि लंग्स की तरफ हो रहा है। और जो सर्कुलेशन इधर हो रहा है ना, उसको सिस्टेमिक बोलते हैं। ये समझ में आया कि? अब देखो ये वेन जो है ना, दो टाइप का है, तो सुन लो। टाइम कितना बाकी है देख लो। हो गया 1 मिनट हो गया। हाँ, तो मेरा बात सुनो, ये वेन दो टाइप का है। एक तो को बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, और एक इंफीरियर वेना, ठीक है, और एक को बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। तो ये जो हमारा वेन यहाँ से जा रहा है ना बॉडी से, ये दो टाइप का है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होता है, देखो सीधा सी बात है, वेन का काम क्या है? डीऑक्सीडेटेड ब्लड को लाना। कहाँ से कहाँ लाना? बॉडी से हार्ट। तो बॉडी में जो गंदा खून मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, तो जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड राइट ऑरिकल में सुपीरियर वेना कावा से आता है, वो कहाँ से आता है? वो आता है हेड, चेस्ट और आर्म। इसको सुपीरियर क्यों बोला गया? क्योंकि ये हमारा बॉडी का ऊपरी हिस्सा है। तो जो हेड से खून आता है, क्योंकि हेड भी तो बॉडी में आता है ना, चेस्ट भी तो बॉडी में आता है ना, और आर्म्स भी, हाथ जो है वो भी बॉडी में ही आता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग खून इन जगह से आता है, किसमें? राइट ऑरिकल में। वो किसके थ्रू आता है? सुपीरियर वेना कावा। तो ये भी एक तरह का वेन है। मतलब यहाँ से दो वेन जाता है, एक सुपीरियर वेना कावा जाता है और सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर दोनों मिलकर एक वेन बन के इसके अंदर एंटर करता है।
बारिश स्टार्ट हो गई जूस। और देखो इंफीरियर वेना कावा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड है उसको बॉडी का किस किस पार्ट से राइट ऑरिकल में ले जाता है? वो ले जाता है एब्डोमेन एंड लेग्स, एब्डोमेन एंड लेग्स, पाँव और पेट का हिस्सा से, क्योंकि ये हमारा बॉडी का निचली हिस्सा है तो इसको इंफीरियर बोला गया है। समझ में आया कि नहीं? इंफीरियर को एक और नाम से पुकारा जाता है पोस्टेरियर, पोस्टेरियर, और उसको एंटेरियर और इसको एंटेरियर बोला जाता है। तो ये कंफ्यूज मत होना, एग्जाम में अगर बोलेगा एंटेरियर वेना कावा तो समझ लेना वो वेन है जो खून को हेड, चेस्ट और आर्म से ला रहा है। कौन सा खून को? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। अरे समझ में आ रहा है कि? एक और लास्ट चीज बताना है, हरफराओ मत ज्यादा। यहाँ से ये जो आयोटा है ना, आयोटा क्या ले जा रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जा रहा है। अरे हार्ट का सेल को भी तो जिंदा रहने के लिए खून चाहिए ना। हार्ट का जो सेल है सिर्फ बॉडी सेल को तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हार्ट का सेल को भी चाहिए ना। तो यहाँ से आयोटा से क्या होता है, एक और आर्टरी इसके अंदर भी जाता है। इसके अंदर, हार्ट के अंदर, और उसका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। क्या आर्टरी? कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी क्या ले जाता है हार्ट के पास? ऑक्सीजन। समझ में आया कि नहीं? हार्ट का सेल को भी तो जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए ना, और एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन करने के लिए। तो एक आयोटा से एक आर्टरी और निकलता है जो किस में जाता है? हार्ट में जाता है। अगर कोरोनरी आर्टरी किसी कारण से क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा क्या? हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हार्ट क्या होगा? हार्ट का सेल मर जाएगा। समझ में आया कि नहीं? तो कोरोनरी आर्टरी का सेल अगर डेड हो जाए, क्या हो जाए? सेल डेड हो जाए, तो हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, हार्ट का सेल फंक्शन नहीं करेगा ठीक से, क्योंकि बिना ऑक्सीजन का एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकता है। तो हार्ट का सेल क्या होगा? मरने लगेगा। और उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मियोकार्डियल इंफ्रेक्शन, मतलब हार्ट अटैक। सिंपल वर्ड में बोले ये बोल मतलब कि इंसान को हार्ट अटैक, इसको बोलते हैं मियोकार्डियल इन्फेक्शन। और सिंपल वर्ड में बोले तो क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक। अब देखो कोरोनरी आर्टरी जनरली डैमेज कब होता है? जब किसी कारण से क्या हो जाए? ब्लॉकेज हो जाए। अगर सोलो कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज हो गया है तो ऑक्सीजन आगे पहुंच नहीं पाएगा, तो हार्ट का सेल मरने लगेगा बिना एनर्जी का। तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मियोकार्डियल इंफेक्शन, सिंपल वर्ड में हार्ट अटैक।